चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपके एमसीक्यू से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नया सिखाने वाला नहीं लग रहा है। फिर भी मैं यहाँ पे ये मान के चलूंगा कि आप अगर दोबारा भी आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़े लिखे पहले से बहुत सारा पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एकदम हवाई जहाज की तरह पूर्ण नहीं जाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी वे में करेंगे ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो दिया क्या है, साइन 45 कॉस 45। आप अगर टेबल देखेंगे तो टेबल में साइन 45 का मान क्या होता है बेटा, साइन 45 और बटे में क्या लिखा है, कॉस 45। कॉस का 45 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि आप देखोगे तो आप इसको 90 माइनस थीटा से भी बना सकते हैं। दूसरा, आप इसको टेबल की वैल्यू से भी बना सकते हैं। तीसरा, आप इसको साइन और कॉस दोनों सेम सेम, इसको टेन 45 भी बोल सकते हैं। और आपको पता होगा टेन 45 का मान क्या होता है, एक होता है। समझ में आया? इनका जो है 45 का एक बटे करनी दो, एक बटे करनी दो आता है। आप दोनों ऊपर नीचे सेम सेम होने की वजह से कट के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो साइन 45 को और बटे कॉस 45 में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का रूल क्या बोलता है, अगर साइन थीटा लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूं तो साइन को किस में बदल रहा हूं मैं, कॉस में। तो साइन को कॉस में लिख देंगे और थीटा को यहाँ पे 90, जो 45 लिखा है इसको 90 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कॉस 45 ऊपर वाला भी आएगा कॉस 45 बट्टे कॉस 45। अगर आपको टेबल पता भी नहीं है तो भी आप इसको कन्वर्ट करके आपस में काट के एक ला सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर रहा 1। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, है ना। सेकेंड वाला है, सेकेंड क्वेश्चन है विकल्प के क्वेश्चन का। अब यहाँ पे बोला है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है केवल और केवल वही आंसर होते हैं। जैसे हमारे पास दो क्या बोलते हैं, समीकरण दिए रहते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और एक सेकेंड अगर मैं बताऊं तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब यहाँ पे इसको 1 1 1 दे देते हैं और इसको देखते हैं 2 2 2। हमारे पास दो समीकरण इस प्रकार से होते हैं, एक चर का द्विघात, दो चरों का रैखिक समीकरण वाला क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं कोई भी रैखिक समीकरण को जब सॉल्व करते हैं बेटा तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अद्वितीय हल कहने का मतलब है आपका ए बटे A1 बटे A2 बराबर A2, सॉरी B1 बटे B2 और C1 बटे C2। इसमें एक चीज खासियत रहती है, अगर ये सारे के सारे समान है, बराबर है, तो इसके अनेक हल होंगे, बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। समझ में आ गया? और अगर इसमें से ये वाला हो जाता है, कहने का मतलब A1 बटे A2 है अनुपात और B1 बटे B2 है। इसके डिटेल वीडियो हमने बता रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बोलेंगे B1 बटे B2, ये दोनों बराबर हैं, चलेगा, लेकिन वो C1 और C2 के बराबर नहीं होना, उसके बटे के बराबर नहीं होना चाहिए। तभी ये क्या देता है हमको, ये अनेक हल नहीं देगा, ये क्या देगा, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब जिसके समान कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। और अगर यहाँ पे A1 बराबर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 है, अगर यही आपस में बराबर ना हो तो ये कोई भी हल नहीं देता है, कोई भी हल नहीं। नो सॉल्यूशन वाले केस होते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने सारे को इकट्ठे लिख दिया आप समझाने के लिए। इसको आप लिख सकते हैं साइड में कहीं पर। पहला, अगर ऐसा हो। दूसरा, दूसरा कंडीशन क्या हो, अगर ये सारे सेम टू सेम हो लेकिन हमारा कौन सा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बराबर ना हो, तो ये होता है अद्वितीय हल। और अगर तीनों के तीनों में नहीं देखना है, अब सिर्फ इतने में देखना है, अगर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 अगर ये क्या है, बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में इसका जो हल आता है, इसका हल ये है, इसको बोलते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं होता है। बात समझ में आ गया? अब अपने को ऑप्शन देखिए, अद्वितीय हल पाने के लिए हमारा कौन सा कंडीशन सही है, तो ये वाला जो ऑप्शन है बेटा, इस वाले में को क्या बोलेंगे कि ये नो सॉल्यूशन के केस है।
कोई भी हल नहीं होगा। और ये वाला अधूरा है, ऐसा तो कोई नहीं, हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, हमारा ये अकेला ये ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बाकी गलत है। इनमें से कोई नहीं, नहीं हमारा पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बोला है बहुपद पॉलिनोमियल दिया है हमको, और इसके आपको शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल। इसके जगह में शून्यकों का योगफल भी करके पूछा जा सकता था। पहले इसको लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अभी शून्यक क्या होते हैं, तो उसके लिए आप गुणनफल ध्यान रखेंगे। किसी भी, अगर हम बात करें द्विघात बहुपद या समीकरण की बात करें, तो उसको लिखते कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण कहलाते हैं। और इसमें a b और c इसके क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, जब भी हमको शून्यकों का गुणनफल पूछा जाता है बेटा, ये जो समीकरण बनता है इस प्रकार से, वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को ही जब क्या करते हैं, हल करते हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, इनको जब गुणा करते हैं वो इस रूप में बदल जाता है। तो हम यहाँ पे अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, इसके रूट्स बोलते हैं, इसी को जीरोस बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं, इसी को मूल भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, शून्यक, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हल। तो यहाँ पे जब भी आपको अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, तो इसका मतलब है गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। आप इसको तुलना ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं तो मैं बता दूं। आप लिखते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो बेटा यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है योगफल, वो कैसे निकलता है, आपको यहाँ पे निकालने के लिए क्या दिया जाता है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जब निकालना रहता है तो आप क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे माइनस बी बाई क्या है, ये बी जो है एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स के वर्ग का गुणांक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कोफिशिएंट है। समझ में आया। तो जब भी हमको योगफल बोलेंगे तो ये हमारा माइनस बी बाई ए होगा, और जब भी गुणनफल की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, सी बाई ए होता है। क्लियर है। अब हमको क्या पूछा है, शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे सी बटे ए। यहाँ पे सी क्या है, प्लस का 3 है, ए क्या है, 4 है, तो अपने को 3/4 आना चाहिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी वाला, ये वाला है, मतलब स वाला है। क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज और है, अगर आप कोई अल्फा प्लस बीटा पूछे, यानी कि मूलों का योगफल अगर पूछे, तो माइनस बी बाई ए अगर निकालने की बात करेंगे, तो इस वाले पोर्शन बटे ये वाला पोर्शन करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, हम पहले क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, और इसको लिखेंगे पूरा प्लस 4/4 करनी 3, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 4√3, और डिवाइड में यहाँ पे 4 है बेटा ए, तो आप इस प्लस और माइनस को देखोगे तो ये माइनस में आंसर आएगा, 4√3 डिवाइड में 4। समझ में आ गया, क्लियर है। कुछ इस प्रकार से, तो आपको जब भी क्वेश्चन निकालने के लिए बोलता है तो इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है, शॉर्ट है बहुत ही। तो मूलों का योगफल और गुणनफल एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो ये किसका आंसर है, ये योगफल का है, और गुणनफल निकालने के लिए हमारा ये सी बाई ए होता है, इसलिए हमारा 3/4 क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या बोला जा रहा है, 1090 माइनस 60 डिग्री का मान क्या होगा। आपको यहाँ बताना है 90 माइनस 60 का मान क्या होगा, 10 थीटा। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप इसको उससे भी रिलेट कर सकते हो। 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। आपको पता है 10 कॉट में बदल जाता है, साइन कॉस में, और कॉट जो है 10 में, या मैं बोलूंगा सेक कॉसेक में बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 90 माइनस थीटा दिया रहता है, जैसे 90 और थीटा की जगह में क्या है, 60 है, तो 10 को बदल देंगे, तो 10 को क्या लिखेंगे, कॉट और 60 डिग्री बोलेंगे, मतलब 10 90 माइनस 60 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट 60 लिख सकते हैं। लेकिन सर अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तब क्या करें। अब देखो, हमको कोण में नहीं दिया है, हमको अनुपात में दिया है। किसमें दिया है, मतलब आपको ये रेशियो को नहीं दिखा रहा है, आपको इसका आंसर बताना है, इसको भी हल करना पड़ेगा। आपको पता है कॉट किससे निकल कर आता है, कॉट होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस 60 बटे साइन 60। आपको पता होगा जब टेबल देखते हैं तो कॉस 60 में 30 का क्या मान होता है, 0 का मान होता है 1, है ना, साइन 0 का मान क्या होता है 1,
30 डिग्री में क्या होता है 1/2, 45 में क्या होता है 1/2, और किसका 60 का करनी 3/2 होता है, और 90 का होता है 1। और इसी को जब घुमा के लिखते हैं तो ये वाला 30 के लिए बन जाता है करनी 3/2, और ये वाला को यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब मुझे यहाँ पे बताओ 60 के चाहिए ना, कॉस का 60 चाहिए, तो कॉस का 60 क्या होता है 1/2। सॉरी, साइन जीरो का मान यहाँ पे जीरो आएगा, मैंने गड़बड़ लिख दिया। और यहाँ पे 1/2 हो गया कॉस 60 का मान, और साइन 60 का मान क्या होगा करनी 3/2, करनी 3/। आप देखोगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन दोनों में 2 है, ये कट जाएगा, तो बचा क्या बेटा, तो बचा 1/करनी 3 बचा। आप या तो टेबल याद रख लो तो ज्यादा सुविधाजनक है, या तो नहीं टेबल याद है तो आप कम से कम साइन और कॉस की वैल्यू को याद रखो, उससे आपके बाकी निकल आते हैं। कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है 1/करनी 3, ये डी वाला ऑप्शन है ना। समझ में आया। ये 10 के लिए 45 का मान है, 10 45 का मान है। और इसकी बात करोगे तो ये 10 का कोई भी मान नहीं है। जीरो कब आता है 10 0, तो ये 10 0 डिग्री पर आता है। समझ में आ रहा है। और ये कौन सा है कॉट, कॉट 60 डिग्री पर है, तो इसको हम बोल सकते हैं 10 30 का मान भी क्या है 1/करनी 3 है। और इस करनी 3 की बात करें तो ये करनी 3 क्या होता है, ऐसा होता है क्या 1/करनी 3 किसका होता है, 10 वेन का कुछ होता है, देखना उसमें आ जाएगा। क्लियर है। तो अभी फिलहाल के लिए आपका आंसर कौन सा है, द वाला है, डी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 18 और 6 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। जब भी हम बात करते हैं बेटा अनुपात समानुपात की, तो जैसे दो प्रकार के आते हैं, जैसे ए अनुपात बी, तो इसको प्रथम अनुपात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं A/B भी लिखते हैं, याद रखना ठीक है। जब भी हम किसी भी बटे को अनुपात में बदलते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आ गया। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है। लेकिन जब हमारे को थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाता है तो इसको हम, जैसे 4 अनुपात इस प्रकार से होते हैं, A/B, समानुपात C/D, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको A/B लिखते हैं, और जो समानुपात को बराबर लगा के C/D लिखते हैं। ये 4 अनुपात दिए रहते हैं तब। लेकिन जब आपको 3 अनुपात दिए रहते हैं A/B/C, तो इसको मध्य अनुपात बोलते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं प्रथम अनुपात, और इसको तृतीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि मध्य अनुपात निकालिए, तो आपको बी निकालने के लिए पूछा जा रहा है। और इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 4 ऑप्शन इस प्रकार से हम बांटेंगे। इसको बांटने के लिए कैसे करते हैं, ए अनुपात बी, और इसी को समानुपात B/C लिखते हैं। ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, A/B बराबर B/C। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको बोला है 18 और 6 का तृतीयानुपात निकालना है। क्या निकालना है, तृतीयानुपात, मतलब कौन सा निकालने की बात कर रहे हैं, C निकालने के लिए। इसका मतलब हमको यहाँ पे पहले वाले को A बोलना पड़ेगा और इस वाले को B बोलना पड़ेगा। बात समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे मैं A की जगह में क्या रखूंगा, 18/6, इधर 6/C। अभी C निकालना मेरा टारगेट है। समझ में आ गया। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे, ये C इधर जाके गुना में चला जाएगा, या आप इसको अभी से काट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे काटना चाहूं तो कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिया में 18, मतलब ये C इधर जाके गुना में 3C हो जाएगा, और इधर बराबर क्या रहेगा 6, क्योंकि इसके C गायब हो जाएंगे, बटा 1 हो जाएगा, 1 में लिखने की जरूरत नहीं रहती है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे C को यहीं पे रखो, और 6 आ जाएगा 3, क्योंकि C के साथ 3 गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 2 बार में कट जाएगा, तो C बराबर क्या निकल आया 2। यही आपको क्या निकालने के लिए बोला जाए, मध्यानुपात निकालने बोला जाए तो आप B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो उस टाइम पे अगर बोलेगा कि 18 और 6 का मध्यानुपात निकालो करके, तो आप 18 को क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, और ये 6 को क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। बात समझ में है। सेम क्वेश्चन को आपको घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है,
हमारा ऑप्शन नंबर है ए, क्योंकि यही अकेला हमको क्या दे रहा है, आंसर 2 लाइक का आके दे रहा है।